that in Greek, Plato, Socrates, and then some people, Cicero, etc., they were from the Greek philosophy, from the Greek times. लेकिन ग्रीक जो है वो तकरीबन 300 years बिफोर क्राइस्ट, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से कोई 300 years बैक और कुछ साल बाद ये सारे ग्रीक फ़िलासफ़ी रही। उसके बाद फिर ग्रीक की वो इम्पोर्टेंस नहीं रही, इम्पोर्टेंस तो रही लेकिन वो ग्रीक एज ए स्टेट फिर ट्रांसफॉर्म हो गई, रोमन्स में आ गए, रोमन्स उसके अंदर आ गए। But then I told you Saint Augustine, जो कि 15th century का क्रिश्चियन रिलीजियस था, सेंट था, एंड उसने सिंपली यही कहा था कि जो ग्रीक फिलॉसफी है वो ये कह रही थी कि नेचुरल लॉ इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, इट्स ऑलवेज सुपर लॉ, एंड we can determine and discover natural law through the process of reasoning। और फिर जो बाकी उनकी डिटेल्स है, लेकिन क्रक्स ये है उनका कि नेचुरल लॉ इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग एंड इट कुड बी डिस्कवर्ड थ्रू रीज़न। फिर जो सिसेरो वगैरह थे, जो कि थर्ड एंड आई थिंक सेंचुरी बीसी में थे ये लोग, स्टोइक एक फ़िलासफ़ी थी जो कि ग्रीक फ़िलासफ़ी से थोड़ा सा डिस्टिंग्विशेबल थी। वो लोग ये कहते थे कि एनी लॉ विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ इट्स नॉट ए लॉ एट ऑल। तो ये एक उनका ओपिनियन बड़ा क्लियर था, और इसी तरह का ओपिनियन जो है वो क्रिश्चियन चर्च में हमें मिलता है, जिसमें सेंट एगस्टीन का, जो मैंने आपको एगस्टीन कहे, he would say that any law which is not according to the church law or the religious law, it's not a law at all. Afterwards, then we went to uh, Saint Thomas Aquinas। Saint Thomas Aquinas जो है वो, he was I think yes, 13th century, यानी not very old, hardly 800 years before। He was from Italy, I guess, and basically he was saint, but he tried to rationalize the religious law, and or he tried to converge the rationalism of the Greek philosophy, जो कि too much reason पे believe करते थे, and the uh, and the religious philosophy of the church। He tried to combine them, and because of that combination, because of his work, he gave us the four categories of law, जो कि अभी आपके फ्रेंड ने, आपके फेलो ने जस्ट डिस्क्राइब की है: एटर्नल लॉ, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ, एंड देन मैन मेड लॉ। यहाँ पे जो नेचुरल लॉ था उसको, जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे नेचुरल लॉ को उसने कैसे डिफाइन किया: विच डिस्क्राइब्स द पार्टिसिपेशन ऑफ रैशनल क्रिएचर इन द एटर्नल लॉ थ्रू द ऑपरेशन ऑफ रीजन। जब जो एटर्नल लॉ है, जो खुदा की विजडम है, जो गॉड की विजडम है, उस तक पहुंचने के लिए जब ह्यूमन बीइंग अपनी रीजन को अप्लाई करने के लिए उसको उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, एंड देन उस लॉ को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। यानी जब ह्यूमन बीइंग पार्टिसिपेट करता है थ्रू रीजनिंग इन द एटर्नल गाइडलाइंस और इन द गॉड्स जनरल गाइडेंस, इसको वो कहता है कि दिस इज द नेचुरल लॉ। समहाउ नाउ यू सी, यहाँ पे अब दोनों रिलीजियस भी और ग्रीक फिलोसफी भी मिक्स हो रही है। रिलीजियस क्या कहते हैं? दैट नेचुरल लॉ इज सुप्रीम, गॉड लॉ इज सुप्रीम, चर्च लॉ इज सुप्रीम। ग्रीक फिलोसफी उसे लिंक कह रही थी दैट इट कैन बी डिस्कवर्ड थ्रू रीजन। तो फिर इसने आके अ गुड डिस्क्रिप्शन दी दैट डिवाइन लॉ वो है जो कि रिलीजन, जो स्क्रिप्चर्स में आ गया। एक एटर्नल लॉ है जो कि खुदा की तरफ से गाइडेंस है, फिर एक डिवाइन लॉ है। डिवाइन लॉ वो है जो कि स्क्रिप्चर्स के ज़रिए, प्रॉफिट्स के ज़रिए विच हैज़ बीन लेड डाउन। अब जो कुछ लेड डाउन हो गया है डिवाइन लॉ में, स्क्रिप्चर्स में,
इसके अलावा भी अगर हमने कोई लॉ मेकिंग या खुदा की गाइडेंस को खुदा की रज़ा को समझें, उसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो उसमें उसको समझने की कोशिश करें तो देन वी उस प्रोसेस को दे कॉल इट द नेचुरल लॉ, और देन अल्टीमेटली जो लास्ट में है दैट इज ह्यूमन लॉ। 1 मिनट। अच्छा, so does this make any sense? Is this now clear or should I move forward? 024 I guess, 042, yes. सर क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा इसमें है कि आपने कहा था इंटरनल जो लॉ है वो लाइक प्रॉफिट्स के थ्रू आया है, और जो डिवाइन है वो लाइक आपको लाइक खुदा की तरफ से दिया हुआ है। तो प्रॉफिट्स भी तो वही लेके आते हैं जो खुदा ने भेजा होता है, तो वो एक ही चीज नहीं है, एक ही कैटेगरी में नहीं आएगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये इफ यू कुड सी ऑन द स्लाइड, आई थिंक नाउ दीज आर विजिबल टू यू, ऐसा ही है ना? कैन यू सी द स्लाइड्स? यस सर। नाउ Aquinas की categorization में there is an eternal law, then is the eternal law means the God's rational guidance for all of its creatures, everything, law of nature, all the universe, all the planets, how they are working, उन तमाम पे जो एक खुदा का लॉ है, जो उसकी गाइडेंस के ज़रिए सब कुछ निज़ाम ऑक्सीजन है, कहीं पे नहीं है, so many other elements. वी डोंट नो डू वी हैव एलियंस और नॉट, अगर हों भी एग्जिस्ट कर रहे हो उनको किस तरह खुदा चला रहा है, आई मीन, तो दैट इज द जनरल गाइडेंस ऑफ द गॉड एंड ही कॉल्स इट द एटर्नल लॉ। डिवाइन लॉ इज दैट पार्ट ऑफ एटर्नल लॉ, यानी खुदा की गाइडेंस ही है, बट उसका वो पार्ट जो कि थ्रू प्रॉफिट हमें स्क्रिप्चर्स में मिल गया। सो बेसिकली स्क्रिप्चर्स का लॉ, prophets का law and the divine law, they are the same thing. 42, is this ठीक है clear? सर, थैंक यू। Is this clear? And then what is natural law? 42. सर ये हम इटर्नल लॉ के थ्रू के बाद जो रीजन करते हैं वो वाला लॉ होता है। आपने इस्लामिक लॉ पढ़ा है आप? यस सर, पढ़ रहे उसमें हैं सर। सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़े हैं? जी सर। ओके, सो यू आर डन विद द कुरान एंड सुन्ना? यस सर, कुरान सुन्ना जी। अच्छा, इजमा, इजमा पे गए हैं आप लोग? यस सर, हमने इजमा पढ़ा। एंड इज्तिहाद? इज्तिहाद भी पढ़ा सर। ठीक है, नो इज्तिहाद में क्या हो रहा होता है? एनीथिंग विच इज नॉट इन कुरान एंड सुन्ना एंड इजमा, जी जी। ठीक है? नाउ अ मुज्तहिद ट्राइज टू give fatwa or tries to give any ruling or decree on a particular point or on a particular problem which has not been discussed in Quran and Sunnah and Ijma, ऐसा ही है कुछ, जी सर। ठीक है? नाउ यहाँ पे obviously when this religious जो मुजतहिद होगा, when he would be discovering or he would be making a new degree, obviously he will do it according to the guidance of Quran and Sunnah, and in addition to that he would be trying to apply his own reason, कुछ ऐसा ही होता है ना? He will be do some struggle, जिहाद करेगा, जिहाद करेगा, स्ट्रगल करेगा टू मेक आउट कि यार ये कुरान एंड सुन्ना से क्या मैं डिग्री इस प्रॉब्लम में जो कि कुरान एंड सुन्ना में रिजॉल्व नहीं हुआ, तो ये जो नया प्रॉब्लम आ गया इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं अपनी जहद करता हूँ, अपनी रीज़न ऑब्वियसली अप्लाई करके कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ। इट्स समथिंग लाइक दैट। एगस्टीन की जो अप्रोच है ऑलमोस्ट वही है। इफ़ यू लुक एट नेचुरल लॉ थ्योरी कि जो ह्यूमन बीइंग की पार्टिसिपेशन है एटर्नल लॉ में, यानी खुदा का जो बेसिक गाइडलाइन है
उसमें ही इज ट्राइंग टू पार्टिसिपेट विद द हेल्प ऑफ हिज रीजन. यू गेट? जी सर. अभी भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क. नहीं सर, क्लियर हो गया. जी जी प्लीज. तो ये जो इशाद किया जाता है, ये अगर दूसरे सेंस में अगर देखा जाए तो इसे नेचुरल लॉ कह सकते हैं. नहीं, ये इसकी अप्रोच है. ये इनफैक्ट हमारे यहाँ सोर्सेस की अप्रोच डिफरेंट है. ये जो फिलॉसफीज आ रही हैं बेसिकली तो ये फिलॉसफीज वेस्ट से आ रही है. नंबर एक. नंबर टू, अच्छा वेस्ट से आ रही है फिलॉसफी. और हम ब्रॉडली वी कैन से बिकॉज हमारा जितना भी इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक लॉ सारा हमारा नेचुरल लॉ में आता है, बिकॉज रिलीजियस लॉ में आता है. हमारे लिए वो डोमिनेट कर रहा होता है, वो सुप्रीम ही रहता है. तो इत्तेहाद इफ इट इज़ एक्सेप्टेड एंड वो जो मुजतहिद है वो क्वालिफिकेशन पे पूरा उतरता है, सो देन आई थिंक उसको हम नेचुरल लॉ में लाएंगे. वैसे तो सारे इस्लामिक लॉ जो भी होगा वो इत्तेहाद में ही आएगा, नेचुरल लॉ थ्योरी में ही आएगा, क्योंकि रिलीजियस लॉ हो गया ना. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यस, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डिवीजन एगस्टीन ने दी है, सॉरी एक्विनास ने, उसने तो डिफरेंशिएट कर लिया डिवाइन लॉ एंड देन नेचुरल लॉ. वो कहते हैं कि जब एटर्नल लॉ में ह्यूमन रीजनिंग के जरिए आप पार्टिसिपेट करते हैं तो बेसिकली वो कहते हैं ये है नेचुरल लॉ. बाकी जो स्क्रिप्चर में है वो डिवाइन लॉ है. हमारे यहाँ कोई एज सच ये डिवीजन नहीं है. हमारे यहाँ तमाम इजमा हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स है. कुरान और सुन्नह पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है. वो तो हम उनको भी नेचुरल लॉ में कंसीडर करते हैं. और इत्तेहाद पे कह सकते हैं आप, ये मैन मेड भी हो सकता है यूसी, लेकिन फिर भी हम इसे नेचुरल लॉ में इसलिए ले आएंगे कि दे कैन नॉट डेविएट फ्रॉम द कुरान एंड सुन्नह. जी आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? सर दरअसल इसी डेफिनेशन के अंदर रहते हुए, यानी डिवाइन लॉ तो उनने अगर नाम के सेंस में देखा जाए तो फिर वो कुरान और सुन्नह बन जाता है, जबकि दूसरे रेफरेंस सोर्सेज जैसे इज्तिहाद है, इजमा है, ये तो फिर इसी डेफिनेशन के अंदर जो सेंट थॉमस एक्विनास ने दिया तो इसको नेचुरल लॉ कहेंगे. ये हाँ चीज के बिल्कुल, बारे वो में तो पूछा था दरअसल. बिल्कुल बिल्कुल वो तो वैसा ही है. इस इनकी अप्रोच के मुताबिक तो ही मैंने फिर आपको इत्तेहाद की एग्जांपल दे के आपको नेचुरल लॉ समझाने की कोशिश की है. सो अकॉर्डिंग टू थॉमस एक्विनास हमारा जो इत्तेहाद है बेसिकली दिस इज नेचुरल लॉ. क्योंकि हमने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपनी रीजन को अप्लाई करते हुए खुदा की गाइडेंस के मुताबिक एक सॉल्यूशन या एक डिग्री आ रही है एक जूरे से. ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर, ठीक है. थैंक यू. एंड देन इट्स मैन मेड लॉ ड्राइव बोथ फ्रॉम डिवाइन एंड द नेचुरल लॉ, and which is or must be directed towards the attainment of good. I think this would be now the parliament के या किंग एट दैट टाइम. वो किंग जो लॉ बना रहा होगा, बट उसने गाइडेंस तमाम इज्मा जो हो चुके हैं, जो मुजतहिदीन रिकग्नाइज मुजतहिद जो डिग्रीज दे चुके हैं, उनकी गाइडेंस के नीचे उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक जब ह्यूमन मेड लॉज बनाएंगे तो उससे हम कहेंगे कि दिस इज मैन मेड लॉ. क्लियर है? जी सर. ओके. जो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी जो कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव के मुताबिक ही थी, ये है जो उन्होंने कही थी.
आई मीन आई रियली अप्रिशिएट हिज अप्रोच। ये जो एक्विनास थे, उसने कहा कि अगर कोई लॉ विच इज अगेंस्ट द नेचुरल लॉ, ह्यूमन मेड लॉ, अगर अनजस्ट है तो आपने, यानी अनजस्ट मीन इज नॉट अकॉर्डिंग टू एटर्नल लॉ, अकॉर्डिंग टू डिवाइन लॉ, तो आप उसको डिसोबे तो करें, लेकिन अगर डिसोबीडियंस से एनार्की का खतरा हो तो आप डिसोबे ना करें, क्योंकि फसाद फिल अर्ज जो है वो ग्रेटर इवल है, हमारे यहाँ ग्रेटर इवल है। तो ये भी वो यही कहना चाह रहे थे कि आप डिसोबीडियंस उस केस में ना करें जब एनार्की के चांसेस हो। मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं नाश्ता करूँ। अच्छा जी, नाउ द नेक्स्ट इज द सेकुलराइजेशन ऑफ नेचुरल लॉ। आई थिंक ये भी हमने डिस्कस किया था कि एटलीस्ट इन द 14th-15th सेंचुरी, फॉर मैनी रीजंस इन फैक्ट, स्पेशली ये जो प्रोटेस्टेंट थे, दीज वर द पीपल हु रिवॉल्टेड अगेंस्ट द चर्च। तो एक प्रोटेस्टेंट जो सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, वो एराइज हुआ था, दैट आल्सो केम अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ चर्च, जो कि बहुत ज़्यादा अथॉरिटी एग्जर्ट कर रहा था एट दैट टाइम। तो कुछ ऐसे फिलोसफर पैदा हो गए, या ऐसी थिंकिंग डेवलप होना शुरू हो गई, जो कहते थे कि नेचुरल लॉ जो है ये डिपेंडेंट रिलीजन पे नहीं है, इट कैन वर्क विदाउट रिलीजन। एंड देन उसी कंटेक्स्ट में हमने ये होगो ग्रोटियस की ये स्लाइड पढ़ी थी, जिसमें वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, who is said to be the father of international law, and he says कि ह्यूमन बीइंग की ये डिज़ायर है, सोसाइटी की ये डिज़ायर है टू लिव पीसफुली, और दीज प्रिंसिपल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ डिवाइन। वो कहते हैं कि ह्यूमन की नेचर में है टू लिव पीसफुली। वन मिनट प्लीज जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। अच्छा जी, सो secularization of natural law was basically a discussion that we need not to go and to look towards the divine law in order to discover and in order to determine what is natural law, because natural law को determine करना, that was always a problem. That was still when the natural law theory is attacked, तो question यही आता है that how can we discover where is natural law. तो आंसर कुड बी दैट इट कुड बी डिस्कवर्ड थ्रू रीजन, लेकिन स्टिल इसी एंगल से उन पे अटैक होते हैं। सो बेसिकली जो ग्रोटियस था, होगो ग्रोटियस, ही ट्राई टू रिलाई ऑन द थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो था वो कॉमन गुड की बात करता था, और वो रीजन, आई मीन ये सारे ग्रीक फिलोसफर्स थे, ये रीजन पे अप्लाई कर डिपेंड कर रहे थे, दैट नेचुरल लॉ थ्योरी और नेचुरल law can be discovered through reason. Hugo Grotius says that human being is reasonable, and by that virtue he tries to live peacefully. And now
these principles are independent. वो कहते हैं कि ये जो principles हैं, they in fact help human being to live peacefully, और इस peaceful existence के लिए जो भी law होते हैं वो इस peaceful existence के objective को confirm कर रहे होते हैं. और confirm, तो what you have to see, you need not to go to divine, but you need to go to human instinct to live peacefully. इसके ज़रिए से ही आप determine कर सकते हैं कि whether what is natural law. So secular dimension also used to liberate people. I think I told you this last time. अब हम चलते हैं decline of natural law theory. As I told you, this is the oldest theory of law, and Greek philosopher, all these people, they have been saying that natural law is as old as the human being, and natural law can be discovered through reason. It's everywhere around us. But at least in post 15th century, we see a decline. 15 or 16th century, we see a decline of this natural law theory. Why decline? Decline in a sense that people started questioning this theory, and they started doubting and suspecting the spirit of this theory, and they went to other theories, and they said natural law theory is nothing, uh, uh, it's just wastage of time. लॉ जो है वो बेसिकली कुछ और है, हम आपको बताते हैं लॉ क्या है. सो एटलीस्ट इसकी डिक्लाइन की दो रीजंस थी. इफ यू कुड सी ऑन द स्लाइड्स, two main propeller of this decline. Number one, the rise of legal positivism. This was the first theory that attacked natural law theory generally, and it says that what you know, I mean, right now Austin and Bentham, इनको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे. So basically these attacked the natural law theory, उसको questionable बना के, and these people, the philosopher of legal positivism, they gave their own theory जिसको हम positive law theory कहते हैं. So number one, the rise of their views, the legal positivism that is spread among the philosophers. And so the philosophers also, the people also started accepting the legal positivism, because now the legal positivism was going upward, and naturally जो natural law theory थी, it was going down. So एक तो ये reasons थी for the decline of natural law theory. You must remember that. The second one, the second reason of the decline of natural law theory was a new concept in the philosophy. General philosophy में या moral philosophy में कुछ नए concepts develop हुए या कुछ नई thinkings recognize हुई, and that was non-cognitivism in ethics. Yeah, you can simply say non-cognitivism. Cognitivism, जो basically cognitivism means knowing something. Yeah, you are recognized. ये उसी term की इसकी root वही है. Recognition, knowing or accepting something. Non-cognitivism, not knowing. So ये at that time 16th 17th century में moral philosophy में ये claim आया that we cannot objectively know what is right and wrong. ये जो हम natural law theory में कह रहे होते हैं कि obviously with the help of natural law theory we determine what is right and what is wrong. So we accept the right and we call it, this is the natural law. They say, and this theory started getting influential in the society and amongst the philosophers, who said that we, being a human being, we cannot objectively determine what is right and what is wrong. It could be subjective, in other words. They say one thing could be good according to me and it could be wrong according to others. So it becomes subjective. हर subject से साथ लिए linked है. But objectively, collectively, you can't determine that this is right and this is wrong. So this philosophy
जनरल फिलॉसफी में ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, ये आइडियाज जो डेवलप हुआ, इसने इनडायरेक्टली नेचुरल थ्योरी को अटैक किया और उसकी डिक्लाइन की वजह बनी. सो दीज वर द टू मेन रीजंस that contributed in the decline of natural law theory. So my question from you people is, do you understand these two concepts, or still I need to elaborate that? 0 to 8. 0 to 6. 035. सर एक दफा समरी बता दें. 0 to 5. कहाँ पे है? 0 to 5 नहीं है, जरा इसे नोट करें. Usama may not be around. So who is the second CR? सर कोई सेकंड ईयर. Okay, 42. You note. 25. Note ठीक है सर, down. नंबर कर रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, 007. जी सर. Did you understand what I just told you about the decline of natural law theory? जी सर, नेचुरल लॉ के बारे में तो बहुत अच्छा था कि जैसे होता है, मतलब रिलीजियस लॉ होता है ये. मैं डिक्लाइन की बात कर रहा हूँ. जी सर. डिक्लाइन ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी की बात कर रहा हूँ. जी सर, मैंने तो सुनी लेकिन समझ नहीं आई सर. समझ नहीं आई या सुनी नहीं है? नहीं सर, सुनी है सर. Then why didn't we ask कि सर समझ नहीं आई? सॉरी सर. Okay, now I am revising it, and again I'm gonna ask two people. ओके सर. I told you that this theory has always been very popular among the philosophers and among the legislature as well, the natural law theory, who said that human made law जो है, it must comply with some other higher laws which are natural laws. But a time come in the past when this theory got declined, that went down. And उसके decline की दो reasons थी. I just described you, and let me tell you again. The first reason and the main reason was the rise of legal positivism. This was a rival theory of the natural law theory. This was the new theory that was brought against the natural law theory. उसके लीगल पॉजिटिविज्म में क्या है हम लेटर ऑन देखेंगे. सिंपली इट मीन्स दैट लॉ does not come from the nature or from the God or the scripture, etc. Basically, law comes from someone who is sovereign in a state, who is powerful in a state. Law उसकी वहां से आता है. If you remember the definition of Austin, John Austin, law is a command of human being. So here, that was the legal positivism that was getting rise. On the other hand, please Ajay. On the other hand, there was a
सर तो ठीक है जी ये मोहम्मद शफी साहब ने बोला ठीक हो गया, ठीक हो, थैंक ठीक यू। है थैंक यू On the other hand, this was the one propeller or one reason of the decline. The other reason, it was about certain new ideas in the general philosophy. The people started question the objectiveness of right and wrong or the determination of right and wrong. अभी भी हमारे यहाँ ये बड़ा, it could be a very good question that something could be right according to me and it could be wrong according to the West people, according to the Westerners, or according to different societies. So, so philosophers in these time, I mean 17th, 18th century में, they started questioning the objectivity of right and wrong and they gave the theory जिसे आप idea को कहते हैं non cognitivism. एंड नॉन कॉग्निटिविज्म का मतलब ये, कॉग्निटिविज्म का मतलब ये है, कॉग्निटिविज्म इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रिकग्निशन, वो उनका रूट वही है, टू नो. कॉग्निटिविज्म इट्स अबाउट टू नो. नॉन कॉग्निटिविज्म मीन्स you don't know. So these people, these philosophers in moral philosophy, they gave the idea that we don't know what is right and what is wrong. We cannot objectively know. Objectively. Subjectively means मैं determine करूँगा what is right and wrong, but majority of people collectively किसी को right and wrong determine करे, इसके बारे में we don't know. We are not sure about that. So ये theory जब ये theory का जब rise हुआ, या this theory when it got popularity among the philosophers or then among the people, तो वो जो नेशनल थ्योरी था जिसके बारे में तो हम कहते यही थे that natural law का right and wrong it could be discovered through reason, उस पे अटैक होना शुरू कर दिया and that started becoming weak. So these were the two reasons, the rise of legal positivism and the rise of cognitivism in ethics. They basically contributed in the decline of natural law theory. Is this now clear, 25? यस सर. बताएं सर. सर ये दो दो वजूहत की वजह से सर ये नेचुरल लॉ थ्योरी डिक्लाइन पे आई है सर. एक तो हमारे पास लीगल पॉजिटिविज्म है और दूसरी ये है कि मतलब नॉन कॉग्निटिविज्म है कि पता नहीं क्या है. ये जो है सर जो लोग थे वो इसमें फर्क नहीं कर सकते कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है. तो ये देखें, लेट्स ट्राई टू बी अ फिलोसोफर. जी सर. ये जो नॉन कॉग्निटिविज्म थी ये भी एक फिलोसफी थी, कुछ फिलोसफर से कुछ व्यूज थे. वो व्यू ये कहते, वो जरूरी नहीं है लॉ में, वो जनरल फिलोसफी की बात करते हैं. जब आप जनरली आप एक जनरल फिलोसफर हैं तो ऑब्वियसली आप बिसाइड अदर थिंग्स आप राइट एंड रॉन्ग और गुड एंड इवल और पॉलिटिक्स एंड वेदर समथिंग इज लीगल और नॉट, वेदर पॉलिटिक्स इज राइट और रॉन्ग, ये डिस्कशन आप करते हैं ना. ओनली देन यू कॉल दैट ही इज अ फिलोसफर. ऐसा ही है ना. यस सर. Philosophers are basically the people who give some reasoning, who give some argument in support of their views, thoughts. ठीक है. तो नॉन कॉग्निटिविज्म जो है ये भी they were also certain philosopher in moral philosophy. यानी जनरली आप यू कैन से फिलोसफी में कुछ फिलोसफर्स थे, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम एक ह्यूमन बीइंग ऑब्जेक्टिवली ये डिटरमिन नहीं कर सकता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. ऑब्जेक्टिवली मीन्स विच कुड बी accepted by all, that this is right and this is wrong. Maybe they would be trying to say कि subjectively ये जो question है ये subjectively आंसर होता है. Something is wrong according to me, it may be right according to you. So ये डिपेंड कर रहा है सब्जेक्ट पे. मैं सब्जेक्ट हूँ, आप भी सब्जेक्ट हैं, हम पे डिपेंड कर रहा है राइट एंड रॉन्ग क्या है. सो ऑब्जेक्टिवली हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं.
नेचुरल लॉ थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में हम ये कहते हैं कि दे आर, उनके जो प्रिंसिपल हैं दे आर हायर, दे आर सुप्रीम, और उस पे जब भी हम ह्यूमन मेड लॉ बनाएंगे उनके मुताबिक बनाएंगे, उनसे डेविएट नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं वी ह्यूमन बीइंग तो ये डिटरमिन ही नहीं कर सकता है नॉन कॉग्निटिविज्म की बेसिस पे, वो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि ऑब्जेक्टिवली ये डिटरमिन कर सके व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो ये इसने थोड़ी सी कंफ्यूजन डाल दी रिगार्डिंग दी एक्यूरेसी, रिगार्डिंग दी वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी, जिससे उसको थोड़ा 25। ठीक है सर। व्हाट्स योर नेम? सर आई 007 व्हाट इज योर नेम? वेल रहमान सर। अच्छा, आई होप इट इज क्लियर नाउ। जी सर। Okay, and remember for all you people, this subject is more relating to philosophy. बोरिंग तो है, वो तो कहने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा complicated है because you get into the philosophy. So if you feel any problem, so I am all the way here available before you. कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो पूछने से कोई, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्करेज यू। For example, अभी 42 he was not aware about the law in broader sense. मैं अभी explain कर दूंगा, but it doesn't mean if you don't know anything को तो उसको मुझसे पूछने में कोई आपको hesitation नहीं होनी चाहिए। Always at least questioning की हद तक, subject में problem की हद तक you can be as frank as possible. बट रिमेंबर सब्जेक्ट क्या आता है। जो भी क्वेश्चन है बड़े धड़ल्ले से क्वेश्चन किया करें, डोंट वरी अबाउट दैट। मे बी आपको लग रहा हो कि सर थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन क्वेश्चनिंग और इससे नो, ऑलवेज ऑलवेज वेलकम। जो क्वेश्चन करना है वो ज़रूर कर लिया करें। आई एम नॉट सपोज टू आंसर यू एट द स्पॉट, पॉसिबल है बिकॉज इट्स अ फिलोसफी। कुछ क्वेश्चन का मैं आपको आंसर नहीं कर सकूंगा, बाद में दे दूंगा, बट आपकी हद तक यू शुड हैव, यू आर 100% एब्सोल्यूट, आपकी लिबर्टी है टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड, इसकी डिक्लाइन की तरफ फर्दर जाते हैं। Rationalists in 18th century criticized this theory for its assertion that there was some metaphysical purpose of human society separate from moral and physical realities of everyday life. फिर अटैक इस थ्योरी पे आ रहा है रैशनलिस्ट से। रैशनलिस्ट you see they try to be little more practical, and वो कहते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी का ये जो हमारे यहाँ, फॉर एग्जाम्पल इट्स लिटिल ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, हमारे यहाँ ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यहाँ रहना नहीं है। एक ज़िंदगी, लाइफ आफ्टर वर्ड्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप मेटाफिजिक्स कहते हैं। फिजिकली इस लाइफ में हम रह रहे हैं, बट वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिट, वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स, वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। गॉड को फिजिकली हमने नहीं देखा। So metaphysics mean which is not physical, it's beyond physics. फिजिक्स के जो रूल्स हैं उससे बियॉन्ड भी एक लाइफ है, उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। तो ये जो रैशनलिस्ट 18th सेंचुरी में स्पेशली जो फिलोसफर्स थे, स्पेशली यूरोप में, दे स्टार्टेड आल्सो क्वेश्चनिंग द मेटाफिजिकल पर्पस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। वो कहते हैं कि ये ह्यूमन सोसाइटी का, इंसान का कोई इस लाइफ के अलावा भी कोई पर्पस है। वो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कोई पर्पस नहीं है। आई मीन दे स्टार्टेड गिविंग दिस क्वेश्चनिंग दिस असर्शन। तो उसकी वजह से भी इस थ्योरी को थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। एंड दीज वर सम ऑफ द पीपल जिन्होंने इस पे अटैक किया। चार्ल्स दी मॉन्टेस्क्यू, ये फ्रेंच फिलोसफर था, बड़ा इन्फ्लुएंशियल है अभी भी उनके यहाँ। डेविड ह्यूम ब्रिटिश है आई गेस, इज आल्सो वेरी नोन फिलोसफर। एडम स्मिथ को आप जानते हैं, who were very rationalist in their philosophy or in their approach. David Hume का एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। He says that it is irrational attempt to derive odd proposition from is proposition.
इस पे आई नीड योर अटेंशन. आर यू पीपल अटेंटिव? Yes, sir. ओके नाउ सर डेविड ह्यूम का नेचुरल लॉ थ्योरी पे एक अटैक है. वो ये कहता है कि व्हेन यू ट्राई टू डिराइव आर्ट, आर्ट मीन्स हाउ law should be, how our law ought to be. This is the art question. When you try to derive your law from is proposition, by is means everything that is existing in the nature. There is universe is, there is sun, there is planet, all these uh, all this universe का law. वो कहते हैं ये जो नेचुरल लॉ ऑफ नेचर है, we don't call it natural law. Law of nature means the law, the rule, the principle, the scientific law that is regulating this whole universe. It is called is. Is. इस से आप अपना आर्ट डेराइव नहीं कर सकते. ठीक है, मैंने आपको, इफ यू रिमेंबर, आई गेव यू एन एग्जांपल. किसी एक लेक्चर में आई टोल्ड यू कि nature supports life, so human made law should also support life. So what are you trying to do? You are trying to derive your law from the law of nature. ठीक है, ये एक फिलॉसफी थी ग्रीक फिलॉसफर में और स्टोइक फिलॉसफी में ये बात थी. लेकिन डेविड ह्यूम कहते हैं दिस इज एन इरेशनल अप्रोच, कि आप इससे नेचर से आप अपने लॉज ड्राइव कर रहे हैं. वो कहते हैं ये गलत बात है. टू डिराइव नॉर्मेटिव रीजनिंग फ्रॉम द वर्ड नेचर फैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड और ह्यूमन नेचर कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमिन व्हाट आर टू बी डन और नॉट टू बी डन. यही जो कुछ मैंने आपको बताया कि आप अपने जो नॉर्मेटिव वैल्यूज हैं, यानी आपके जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के लॉज हैं, ये कैसे होने चाहिए, आप इनके लिए, आपको लॉ ऑफ नेचर पे जाने के लिए जो आप जा रहे हैं ये गलत है. ऐसा नहीं होता है. इसने बड़ा डिटेल इस पे फिर क्रिटिसिज्म की, और इस क्रिटिसिज्म को फिर कुछ आंसर्स आए. कंटेम्प्रेरी नेचुरल लॉ फिलोसफर्स ने इसको आंसर किया, वो हम कहीं बाद में जाके देखते हैं. बट दिस वाज वन ऑफ द वेरी गुड criticism on the natural law theory. But do you understand what does he mean? क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको रीडिंग दूंगा इसके बारे में, यू हैव टू प्रिपेयर दैट. बट स्टिल डेविड ह्यूम की क्रिटिसिज्म को समझने की कोशिश है, बिकॉज ये आपको शायद कॉम्प्लिकेट कर दे. जनरल लॉ की फिलॉसफी में एक इस क्वेश्चन होता है और एक आउट क्वेश्चन होता है. ठीक है, वो ज़रा सा डिफरेंट है, ये डिफरेंट है. यहाँ पे इस का मीनिंग द लॉ ऑफ नेचर, एवरीथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग, और उससे कोई आपने आर्ट डिराइव करना है, दैट हाउ आई आर टू बिहेव, हाउ आई माई लॉ आर टू बी, ये आर्ट है. तो इससे आप आर्ट डिराइव नहीं कर सकते, बोले तो दिस इज इरेशनल. बट रिमेंबर टू लिंक इट विद द डेविड ह्यूम. जब आप नेचुरल थ्योरी में इज और आर्ट की प्रोपोजिशन डिस्कशन करेंगे वो सेपरेट है, लेकिन डेविड ह्यूम के रिलेटेड आप इसको माइंड में रखें. अब थोड़े से और नाउ द इजी थिंग्स. कुछ और अटैक्स आए, मजीद डेडलाइन आया इस नेचुरल थ्योरी का. उसमें क्या था? इट वाज बिकॉज ऑफ द स्टेट पावर एंड कोर्शन. इफ यू गो बैक इनटू द 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, तो मुझे आप, कैन यू टेल मी सम ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टेट पावर इन 18th सेंचुरी? स्टेट पावर की इन्फ्लुएंस आपको याद है 18th सेंचुरी में या 19th सेंचुरी? Yes, sir. British Empire was. यस, ठीक है. Yes. नाउ British Empire, they are ruling India. Anyone who is not obeying the law of the Queen in Britain is a culprit, and he could be hanged, and many instances like that. ठीक है. It means what they were trying to say
Now it was a state that become powerful और नेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स और ये वो सब वो पीछे चले गए. So it was not that matter. It was not the national law that mattered. It was the state that mattered. So the liberty of the human beings, the slavery. You see, they enslaved people. There was a slave trade that was taking place between uh, Africa and North America, जो कोई वहाँ हो रहा था, North America. So they were violating the basic right of the human being, the liberty, जो कि national law recognize करता है. So what matters? It was a power that matter कर रही थी. So that is why people saying कि अगर आपने यार लॉ को डिफाइन करना है तो देन यू हैव टू सी कि लॉ क्या है एक्चुअली. लॉ तो ये है जो कि क्वीन ने बना दिया है, जो कि पावरफुल ने ले डाउन कर लिया है. आप कह रहे हैं कि ये राइट है और वो रॉन्ग है और रीज़न के ज़रिए आप डिटरमिन कर सकते हैं. यहाँ तो क्वीन ने जो कुछ कहा वो लॉ बन गया. सो बीइंग अ न्यूट्रल, जब आपने लॉ डिटरमिन तो ऑब्वियसली आपने देखना होगा कि लॉ कहाँ से आ रहा है. यार ये तो वाक्य किंग से ही आ रहा है. नेशनल लॉ प्रिंसिपल तो मैटर नहीं कर रहे, ये तो किंग मैटर कर रहा है. तो ऑब्वियसली व्हेन यू विल बी डिफाइनिंग द लॉ, आप यही कहेंगे एवरीथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम द किंग इज अ लॉ. सो नया थ्योरी, नई अप्रोच एंड आइडिया अबाउट लॉ इज डेवलप्ड, जो कि लीगल पॉजिटिविज्म का यही अप्रोच है. सो स्टेट पावर पावरफुल हो गई और कोर्सिव भी हो गई. इसी तरह कुछ ये हेगल, बड़ा नोन फिलोसफर है जर्मनी का, ही पर्सनलाइज स्टेट एज एन एंड इटसेल्फ. उसने यानी स्टेट हैड बिकम दैट इम्पोर्टेंट, so much so that he says that state itself an end है. स्टेट की एग्जिस्टेंट एंड है उसमें. यू सी, जस्टिस एंड होना चाहिए था, पीस एंड होना चाहिए. स्टेट itself is an end and an absolute sovereign whose essence derived from the law of history and was therefore not subject to some external higher law. वो कहते हैं कि state itself is an objective और historical instances की basis पे यही सुप्रीम है. इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, इसके ऊपर कुछ लॉ, सुप्रीम लॉ इसके ऊपर नहीं हो सकता है, बल्कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल लॉ है, या जो कुछ स्टेट से आएगा दैट विल बी द पावरफुल लॉ. ठीक है. नाउ हमने पहले कहा था नेशनल लॉ थ्योरी में कि रिलीजियस लॉ, द डिवाइन लॉ, वो मैटर कर रहा है. द लॉ ड्राइव फ्रॉम द रीजन मैटर कर रहा है, वो सुप्रीम है, बिकॉज दिस इज नेचुरल लॉ, हायर लॉ है. यहाँ पे इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड और नाउ पीपल स्टार्टिंग गिविंग द आइडिया दैट स्टेट पावरफुल है, स्टेट जो कुछ देगी दैट इज लॉ. ठीक है. सो दिस वाज कंटिन्यूएशन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी, rise of the positive law which supported strict separation between what the law is and what it ought to be. अब इस नुक्ते की तरफ अगेन आई नीड योर अटेंशन. पहले मैंने आपसे कहा था डेविड ह्यूम ने इज से आर्ट डिराइव करने की कोशिश की. ये जो है व्हाट द लॉ इज एंड व्हाट इट आर्ट टू बी, अब ये सेपरेट एक क्वेश्चन है जूरिस्प्रूडेंस का. व्हाट द लॉ इज, कि what is being laid down by the sovereign is the law. Right, wrong, according to natural principles or not, according to divine law or not. No, इसमें नहीं जाना. If it has been laid down by the king, it's law. ये एक क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन वही नॉर्मेटिव क्वेश्चन है, that what the law ought to be. यार ये तो ऐसा नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए. उसको हमेशा लॉ को डिवाइन प्रिंसिपल्स के मुताबिक होना चाहिए, नेचुरल लॉ थ्योरी के मुताबिक होना चाहिए. सो ये दो सेपरेट क्वेश्चन है जो कि जूरिस्प्रूडेंस में डिस्कस किए जाते हैं, एंड दीज आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द प्रीवियस जो मैंने डेविड ह्यूम के रेफरेंस से आपको अभी बताया. सो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ बिलोंग टू मोरालिटी. देन अब नो ये ट्रेंड अब डेवलप होता गया कि जो नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं दे आर द रेम ऑफ मोरालिटी. ये मोरालिटी की बातें हैं यार, लॉ की बातें नहीं है. लॉ तो वो है जो कि स्टेट से आ रहा है, पावरफुल से आ रहा है. बाकी ये यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर, यू शुड
pray 5 times a day, or you should go to church, or you should respect your elders, or you should uh, donate for the good causes, etc. etc. वो कहते हैं this is not the domain of the law, this is the morality. और नेचुरल लॉ में जो भी प्रिंसिपल ऑफ गुड एंड राइट के डिराइव करते हैं, दे आर मोरालिटी, दे आर नॉट द डोमेन ऑफ लॉ. तो ये क्रिटिसिज्म रहा, ये अटैक्स रहे, डेक्लाइन, एंड दैट अल्टीमेटली लेड टू द डेक्लाइन ऑफ द नेचुरल लॉ थ्योरी. यहाँ तक इज दिस क्लियर? Is this clear? Otherwise, I'm gonna ask questions from Sir. you. Yes, sir. जी जी, क्लियर है या मैं क्वेश्चन करूँ अब आप? Clear है sir. वेरी गुड. तो अब हम ले लेते हैं जस्ट, चलिए 15 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, और एग्जैक्टली इंशाल्लाह 12 पे हम क्लास को रीस्टार्ट करते हैं. और अगेन हम नेचुरल थ्योरी की रिवाइवल, दोबारा जो राइज हुआ है उसकी तरफ जाते हैं. वाई डिड इट राइज, ये भी बड़ी आपको, क्योंकि ये पिछली सेंचुरी की बात है, तो यू पीपल वुड बी आल्सो अवेयर ऑफ दैट. तो अब हम उसकी तरफ जाते हैं. दैट इज़ लिटिल इंटरेस्टिंग इन फैक्ट. With this we stop now, and inshallah we gonna see after 13 minutes. So at 12 inshallah. Allah Hafiz. सर बस जी सुनाए जी. सर लैपटॉप दोस्त का पैकेज खत्म हो गया तो वो क्लास नहीं है तो अटेंडेंस पास नहीं. जी किसका? 042 ठीक है वो बस. अच्छा ठीक है. थैंक यू सर रिकॉर्डिंग पहले सेव कर दें. Sorry? सेव नहीं हो, पहले रिकॉर्डिंग सेव कर दें फिर मीटिंग लीव कर दें. वो रिकॉर्डिंग सेव हो ही जाती है, यू डोंट वरी अबाउट दैट. और मैं होपफुली बाय टुडे और मैक्सिमम बाय टुमारो आई विल अपलोड ऑल दीज रिकॉर्डिंग्स. जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे इंशाल्लाह अपलोड कर लूँगा. तो ओके सर. So you need to go for slides, वहीं उनको लेक्चर सुने और वहीं से अपने नोट्स बनाएं. और फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली यू कैन, हम फॉर 30 मिनट्स वी कैन सीट एंड आपके क्वेश्चन आंसर हो सकता है. ठीक है. सो फॉर द टाइम बिंग 12 मिनट्स की ब्रेक है. आपने अटेंडेंस लगा दी है? हेलो नहीं लगा सर. जी शीट डाउनलोड कर लेते हैं सर. मैंने कहा शीट डाउनलोड कर लेते हैं. अटेंडेंस नहीं लगेगी मेरा ख्याल है. तो अभी क्लास खत्म है कि क्या है, क्या सीन है? अभी 10 मिनट का ब्रेक है लाला. अच्छा दोबारा स्टार्ट होने तक अगर लीव कर दें तो कोई अटेंडेंस का इश्यू तो नहीं होगा? ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा भाई. नहीं कोई मसला नहीं है. शाहजी जाओ आप, अच्छा फिर भी अपने काम. बहुत बड़ा मसला होगा. आ जाओ. हाँ ना, पहले ही 6 घंटे शॉर्ट है. एक और गया तो 6 और घंटे काम. मेरी तो एक क्लास और गई ना तो बस खत्म.
चलो मैं यही तो सोच रहा हूँ कि वो आखिरी नौबत तक जाने से अच्छा है कि अभी से थोड़ा सा जो है ना संभाल लिया जाए चीजों को। हाँ ना यार, मैंने भी संभालना था लेकिन बस पता नहीं सर भी यार।
जी, am I audible? जी सर। Okay. Revival of national law theory. So वो जितना कुछ डिक्लाइन हुआ 16, 17 और 18 सेंचुरी में, इवन 19 सेंचुरी में भी, when the state was powerful, एंड जब फिलोसफर बैठे उन्होंने कहा कि यार लॉ तो वही है जो स्टेट की तरफ से आ रहा है, जो स्टेट जो कुछ कहती है वो लॉ बन जाता है, तो दे हैव टू डिफाइन द लॉ दैट इज कमिंग फ्रॉम द सॉवरन। और ये थ्योरी उन्होंने अपने दी, ये आइडिया उन्होंने दिया दैट लॉ इज नॉट that something which is linked with the nature, with the law of nature or morality, but it's rather linked with the state power or someone who is in the power, जिसे हम legal positivism कहते हैं. But there were certain reasons because of which इस theory ने, natural theory ने again revive किया. It came to the forefront once again, and especially in the last century, because of many reasons, philosophers start thinking that yeah, we have to agree on certain basic principles, some certain basic rules or laws, जिस जिसको लॉ, जिसको स्टेट भी वायलेट ना कर सके, जिसको पार्लियामेंट और जिसको किंग कोई भी पावरफुल उसको वायलेट ना कर सके. We have to discover and we have to agree. Rather, they said there are certain laws, there are certain principles which cannot be violated by the powerful state. For example, state can't be authorized to kill anyone without any reason. So the right to life जो है, the right to protect the life, this principle is above the state power. The right not to be injured without justification, this principle is above the state power or the state's authority. The right not to be insulted without justification, these principles, they said, they are above states. State के पास ये पावर होना justified नहीं है. That is why they said that human made law, whenever they are enacted, they must also comply or with certain higher set of principles in order to be valid. So ये जब sense develop हुआ, obviously people when saw the state power, when they saw uh, uh, the powerful nations becoming more and more powerful at the cost of the poor nations, and a clear unjust and unjust international system of Kellen. So in that scenario, people started questioning that positive law, and then again they referred back to the natural law theory, and they have to admit that yes, there are certain principles which must not be violated. अब ये जो रिवाइवल हुई है उसकी some of the reasons of these revival are these that you can see on the slides. Number one, a general decline of social and economic stability worldwide. How decline in social and economic stability. 20th, 19th century में there was an economic and social instability. कैसे थी? Can you people tell me? 030 सरमाया दराना जी सर सरमाया दराना निज़ाम को ज़्यादा फोकियत दी जा रही थी उस वक्त. yes, ठीक है. And how social? सर वर्ल्ड वार हुई थी in between. Yes, I mean economic social stability, that the social values of the powerful state, they were to be recognized and they were to be accepted without recognizing the poor state and their values and norms. That was the social instability. वैसे भी because of the world war, you find a very unstable social norms of social fiber that was badly affected because of that wars
और बिकॉज ऑफ सम अदर स्टेट पावर की बात तक हम गए. इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो आपके आगे है. यू हैड वेरी बिग इकोनॉमिक क्राइसिस 1930s में हुआ था यूएस में, जो कि यूरोप तक गया था. इस तरह दूसरे रीजन्स में ऐसे ही डाउनफॉल आते रहे. इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हुई बट डिक्लाइन भी होती रही. एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटी, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट reason when people started questioning why can state, why do government interferes and too much in my personal life. So ye sense when state started getting too much into the life of individuals, उनकी पर्सनल लाइफ को भी स्टेट ने डिटरमिन करना है, जो कि प्रीवियसली ऐसा नहीं था. सो इन दैट केस फिर एक रियलाइजेशन हुई कि दैट इज टू मच, वी नीड टू कंट्रोल दैट. सो यू कैन सी कि पिछली सेंचुरी में आप ये सारे जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, स्पेशली व्हाट वर द पर्पस, दैट द स्टेट को बाउंड किया गया दैट दे विल रिस्पेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड रिस्पेक्ट of an honor of the individuals of their respective individual. ठीक है, तो स्टेट इतनी पावरफुल नहीं होगी कि वो अपने इंडिविजुअल्स को, सब्जेक्ट्स को जैसे चाहे वो ट्रीट करे, बल्कि they are also bound by certain higher principles. Excessive interference into private life through law, the development of weapon of mass destruction and their increasing use in wars on a global scale. ठीक है, you had all these weapons, they were created and manufactured in the last century, फिर उनका यूज हुआ, and when you use that mass destruction weapons, वो फिर it does not differentiate that weapon, it cannot differentiate between the culprit and the innocent. So that is why the sacrifices of the innocent life, they can't be tolerated. So the sense developed that we need to have and go to the natural law principles, and doubts and inability of empirical sciences to solve problems of humans. कि जो rationalization ने बहुत कुछ philosophy, rationalist philosophy ने इतना कुछ अपने empirical experiment से अपने ideas दिए हैं कि human के problems को ऐसे और ऐसे resolve करें. ह्यूमन के प्रॉब्लम रिजॉल्व तो नहीं हुए, वो तो स्टिल बढ़ रहे हैं या बड़े हैं. तो इस रीजन, इस वजह से भी नेचुरल लॉ की रिवाइवल हुआ, दैट वी नीड टू गो टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ. फॉर एग्जांपल, लुक एट देयर वेस्टर्न कंट्रीज, दे थ्रू देयर एम्पिरिकल स्टडीज में भी दे ट्राई टू गिव the views that you need to control the population and marriages are not relevant, they should not be, they can be done away with. So the institution of marriage, that is not existing or almost non-existing in the West. But because of that relaxation, now they face another social problem. Why? Because they try to give their own empirical अपने experiment or rationalization पे उन्होंने laws बनाए. Now they are trying to control them, to overcome the consequences of those. That is why people are starting saying that we need to go to the natural law principle, जो already principles हैं उसकी तरफ हमें जाना चाहिए, because those principles, they support the life, human good, human survival को वो support करते हैं. Clearly, I think it's not that difficult. Now let's go back, let's come to the very contemporary natural law theory के जो philosophers हैं उसमें कुछ last century के हैं, उनको मैं briefly discuss करके फिर मैं जॉन फिनिस की तरफ आता हूँ, who is still alive, contemporary, बड़ा known natural law theory का philosopher है. So natural law philosophers presented a modified version to meet the urgency of modern times, those urgencies which were not envisaged by the classical philosophers. जो classical natural law के philosophers थे, उन्होंने obviously जब अपनी theories दी तो वो modern times में उनको problem हो रहा है, तो they gave a modified form of natural law theories. थोड़ा सा
मॉडिफाइड करके अपनी वर्जन दिया नेचुरल लॉ थ्योरी का, बट बेसिक से वो हटे नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टैमलर, ही वाज अ जर्मन फिलोसोफर लास्ट सेंचुरी में, जो उसने आइडियाज दिए, he was concerned with the formulation of a right law based on justice and an end itself. वो कहते हैं कि there are the justice, the concept of justice is very obvious. So laws, all the laws, the good and the right law, they must be according to the justice. Obviously उसने theory detail में दी, crux ये है। English law में and more prominent and the living natural law theorist is John Finnis. He is basically I think English है, but right now he is in Australia. और उसने ये बुक लिखी, ये कंटेम्प्रेरी बुक्स है 2000। इनिशियली ही रोट दिस बुक इन 1980s आई रिमेंबर, लेकिन अभी कोई उसके लेटेस्ट वर्जन भी अपडेट्स भी आए हुए हैं। नेचुरल लॉ एंड नेचुरल राइट्स उसकी बुक है। नाउ हियर ही इज ट्राइंग, I need your attention. All those people who are sleeping, they need to wake up, because now I'm trying to answer the question, the criticism which was leveled by David Hume. वो जो डेविड ह्यूम कह रहा था कि आपको इससे और ड्राइव नहीं करना चाहिए, उसको जॉन फिनिस इज ट्राइंग टू आंसर। So number one, he denied Hume criticism on drawing out from the is. वो कहते हैं ये जो क्रिटिसिज्म ह्यूम कर रहा है ये ठीक नहीं है। वो कहते हैं ठीक है कि कुछ स्टोइक और कुछ मिडीवल रैशनलिस्ट फिलोसफर जो थे उन्होंने वाकई ऐसे किया है, दे ट्राई टू लिंक द नेचुरल लॉ विद द लॉ ऑफ नेचर। लेकिन वो कहते हैं कि एटलीस्ट एरिस्टोटल और एक्विनास ने ऐसा नहीं किया है। इफ यू रिमेंबर एक्विनास ने क्या किया था, डिवाइन लॉ थे, फिर ह्यूमर की रीजनिंग अप्लाई करके आपने मैन मेड लॉ बनाया या नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल आपने बनाए। और एरिस्टोटल की भी जो थ्योरी थी वो रीजन बेस्ड थी, इट वाज नॉट अबाउट द लॉ ऑफ नेचर। सो दिस इज व्हाट दे सेड। जॉन फिनिस ने कहा कि सो नेचुरल लॉ इज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेंस ऑफ नेचर, हमने नेचर की तरफ देख के नेचुरल लॉ को नहीं बनाना है, rather from the reflection from what is obviously good for all and from practical understanding. वो कहते हैं when we have to determine, अब ये जरा practical approach है, when we have to determine what is natural law, we have to see what is good, what is not only good, what is obviously good for all the people. So वो principle जो obviously good है for all the people, because of their practical understanding, those could be said to be the natural law principles. How can we get those understanding? वो कहता है कि by experiments of our own nature and inclination. अब जब हमने ये determine करना है that what is this obviously good for all the human being, उसके लिए you have to take help from your experiences, from your nature, from your inclination. जब आप कोई ज्यादती होते देखते हैं तो आप क्या फील करते हैं? जब आप अनजस्ट देखते हैं तो आप क्या फील करते हैं? आपकी नेचर की इंक्लिनेशन जो मजलूम है उसकी तरफ जा रही होती है। जो अनजस्ट काम हो रहा होता है आप उसको नेचुरली, जितने भी आप बुरे हो, आप उसको सही नहीं समझ रहे होते हैं। वो कहते हैं वी नीड टू, ये जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, ये हमारी इंक्लिनेशन है, इसकी बेसिस पे हमने जो ऑब्वियसली गुड है वो हमने डिटरमिन करने हैं। दिस इज हाउ ही ट्राई टू रिलाइड ऑन एरिस्टोटल एंड रिप्लाई टू डेविड ह्यूम। अगेन इसने फर्दर ज़रा एक्सप्लेन किया दैट देयर आर सम बेसिक फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन फ्लरिशिंग या ऑब्जेक्टिव गुड। वो कहते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव गुड मीन विच आर गुड फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, irrespective of the subjects, irrespective of me and you and west and east and right and wrong, color and race, इन तमाम को आप साइड पे रख के still you can determine at least certain objective goods ऐसे हैं जो कि everywhere applicable है।
कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं सब्जेक्टिव, समथिंग कुड बी राइट हियर एंड इट कुड बी रॉन्ग, लेकिन कुछ ऐसे गुड्स हैं विच आर ऑब्जेक्टिवली गुड, नॉट टू किल अदर्स, not to injure others, not to dishonor others, disrespect others, not to curtail the liberty of others. Whether these are religious rights, these are some of the very fundamental goods, जिससे कोई deny नहीं कर सकता है. This was his point of view. And according to him, ये जो objective goods हैं, ये जो general अच्छाइयाँ हैं, they make the life worthwhile and are self-evident. यानी ये they themselves are very obvious. And इनका करिश्मा ये है कि ये आपकी लाइफ को फ्रूटफुल बनाते हैं, वर्दी बनाते हैं. These objective goods may be attained through common goods, optimum condition. यानी बट इन ऑब्जेक्टिव गुड को अचीव करने के लिए जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, वो बेहतर सिचुएशन स्टेट में आप इसको अचीव कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव गुड्स आर अटेनेबल ओनली इन अ लीगल सिस्टम विच फैसिलिटेट्स द कॉमन गुड. यानी आप एक ऐसे लीगल सिस्टम में ये ऑब्जेक्टिव गुड फ्लोरिश कर सकते हैं जिस लीगल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव कॉमन गुड हो, जो कॉमन गुड को फैसिलिटेट कर रहा हो, उसी में ये फ्लरिश कर सकते हैं. अगर आप कोई और ऐसा सिस्टम, लीगल सिस्टम डिवाइस कर लें जिसमें कॉमन गुड की इंपॉर्टेंस नहीं है, जहाँ पे कुछ लोगों की, स्पेशल लोगों की गुड मैटर कर रही होती है, वहाँ पे वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव गुड अचीव नहीं किए जा सकते. ऑटोक्रेटिक सिस्टम में ये शायद अचीव नहीं हो सकते होंगे अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ये कि ऑटोक्रेटिक सिस्टम जो है वो तमाम कॉमन गुड को मैटर कर रहा हो, उनको वैल्यू दे रहा हो. फिर वो ये कहता है natural law is then a set of principle of practical reasonableness to be utilized in ordering human life and human community to attain common good. So natural law के principles basically they try to attain common good. और जब भी आप जब आप सोचें थोड़ा सा, जो भी ये कॉमन गुड्स हैं, जो भी ये नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, ये बेसिकली वेलफेयर ऑफ द ऑल की बेसिस पे होता है. अगर आप किसी एक को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो कल से दूसरे की डिसरिस्पेक्ट, और इस तरह सोसाइटी में एक डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट डेवलप हो जाता है. तो तमाम लोगों के लिए ये अच्छा है कि देयर शुड बी अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल. हर एक की इज्जत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ठीक है, तो ये कॉमन गुड के लिए ही होता है नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल. एंड देन ही कंक्लूडेड दैट देयर आर एटलीस्ट 7 ऑब्जेक्टिव गुड्स जो कि एवरीवेयर दे आर गुड. उनमें नंबर 1 इज लाइफ. यू कांट मेक लॉ अगेंस्ट द लाइफ, ये ऑब्वियसली गुड ही है. नॉलेज, knowing something, everyone wants to know something. कोई ऐसा नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है जो कि नॉलेज से प्यार न करता हो. कोई भी नॉलेज हो. The knowledge could be skill, the knowledge could be something that adds up your human intellect. Play means you need to also have some fun in your life. You cannot live without fun, without some entertainment, let's suppose. So entertainment जो है वो कहता है that is good for the human being and that is objectively good, objective good है. Aesthetic experience, maybe experience the sense of feeling good, remaining in the nature, or all these things जो aesthetic sense है, कहते हैं ये भी objective good में ही आता है. इसको आप डिनाई नहीं कर सकते. Every human being चाहता है कि उसमें एक अच्छा aesthetic sense हो. He likes beauty, he likes the good things around him. So that is why law and legal system should support an aesthetic environment for the human beings. Sociability, ये भी man is a social animal. अब तो हम इसको we know that. Practical reasonableness and religions, कि तमाम practices में you need to be reasonable
आपकी अप्रोच कहीं एक्सट्रीम ना हो, बिलो ना हो, बल्कि आप एक रीजनेबल इंसान रहें, और दैट इज़ आल्सो एन सेल्फ एविडेंट थिंग, ऑब्जेक्टिव गुड है, एंड रिलीजन्स मीन्स द राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, दिस इज आल्सो an obvious objective good. ठीक है, इज दिस क्लियर? तो ये एक्सक्यूज मी सर, सर एटलीस्ट ये 7 चीज़ें उसने बताई हैं विच आर ऑब्वियसली गुड, एवरीवेयर दे आर गुड, बट मे बी दूसरे मामलात में इट्स पॉसिबल कि आप सब्जेक्टिव हो, गुड और रॉन्ग मे बी डिफर कर रहा हो, गुड और बैड। जी, क्वेश्चन। सर मैंने पूछना था कि जॉन फिनिक्स का एरिस्टोटल से क्या रिलेशन है? एरिस्टोटल भी नेचुरल लॉ थ्योरी में बिलीव करता था, और ये भी नेचुरल लॉ थ्योरी का फिलोसफर है। तो बेसिकली डेविड ह्यूम के जो क्रिटिसिज्म हुई नेचुरल लॉ थ्योरी पे, उसको आंसर करने के लिए ही ट्राइड टू गेट द हेल्प ऑफ द थ्योरी ऑफ एरिस्टोटल। और वो कह रहा था कि एरिस्टोटल जो था उसने भी कॉमन गुड की बात की, और उसने भी नेचुरल लॉ इज ड्राइव फ्रॉम द रीजन एंड द कॉमन गुड, ये सारी चीज़ें अरिस्टोटल पहले से दे चुका था 2300 years before. तो what he says that Stoics जो सिसेरो था और कुछ रैशनलिस्ट ने ऑब्वियसली कुछ कंफ्यूज किया नेचुरल थ्योरी के अप्रोचेस को, लेकिन एरिस्टोटल का जो व्यू था वो ये था कि नेचुरल लॉ इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द ह्यूमन गुड, विद द रीजन, और उसी को ही फर्दर इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और अपनी मॉडर्न मॉडिफाइड थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ देने की कोशिश की, जिसमें इसने ये सब कुछ बताया। ओके सर, थैंक यू। जी, और कोई क्वेश्चन करना चाह? एनी अदर क्वेश्चन? कोई कुछ कहना तो चाह रहे थे कोई? नो, लेट्स मूव। या अच्छा, ये लास्ट सर जैसे यूनाइटेड नेशन, जस्ट लास्ट लाइन एंड देन मैं आपसे क्वेश्चन ले लेता हूँ। फिनिक्स कहता है unjust law by ruler may be technically valid but is the corruption of law. अगर law which is not according to the principle of justice, principle of natural law, they could be technically valid because the legislature made them, but it can be said to be the corruption of law and it should be erased and eliminated. ये इसके ब्रीफली इसके जो व्यूज थे जो आपको मैंने बता दिए हैं। जी, अब आप क्वेश्चन करें। सर यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर जैसे यूडीएचआर हो गया, तो इनको भी इसी ऑब्जेक्टिव को, इनका तो इन्फ्लुएंस सामने नजर आ रहा है कि इनका नेचुरल लॉ थ्योरी से ही है, ना कि पॉजिटिविस्टिक लॉ से। तो ये इसी तनाजर में अगर हम ऑब्जेक्टिव गुड्स को देखकर बनाए गए हैं या फिर इसका कोई और स्टैंडर्ड था? Yes, I mean we are directly, the next slide it directly deals with these UND declaration of human rights जो है उसके, अब when we will be talking about the influence of this theory, उसमें सबसे पहले वही आएगी जो कन्वेंशन है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। ऑब्वियसली दे आर ड्राइव फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ, कि वैसे वायलेट आप नहीं कर सकते हैं किसी की राइट, प्रॉपर्टी को आप वायलेट नहीं कर सकते हैं। These must be respected, and these conventions basically they are derived from the natural law theory and उसके influence की वजह से हुआ है। तो अब I think we have gone through a very long journey of natural law theory. You have to make sure that you have read them all. We have gone through all these lectures in order to answer your question in the paper. आपका एग्ज़ाम्स फॉर द टाइम बिंग तो आई थिंक है एज शेड्यूल 30th से, तो उसमें आज तक का लेक्चर इंक्लूडेड है। आराम से सुने,
और समझने की कोशिश करें. So what I was telling you that initially, if you remember, I told you is the oldest theory of law. Then we talked about at least Greek philosophy. Then we went into the 13th century. Then we went into the 15th, 16th century, the decline, and then 20th century, the rise of natural law theory. I think by now you have the idea what the natural law theory is. अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले तो you would be able to spend 5 to 10 minutes and telling them what is this natural law theory. अब हम आते हैं लास्ट स्लाइड्स की तरफ, which is about the influence of theory, the relevance of this theory. Was that really influential? तो I think जैसे one of your friends said, ये जो सारे UN के कन्वेंशंस हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, दे आर डायरेक्टली ड्राइव फ्रॉम दिस नेचुरल लॉ थ्योरी के प्रिंसिपल से. इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन. आपके तमाम जो फंडामेंटल राइट्स हैं और स्टेट कैन नॉट वायलेट देम, दे आर बेसिकली द नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स ही हैं. स्टेट इज नॉट पावरफुल फंडामेंटल राइट्स की हद तक. In Pakistan, it's obvious fundamental rights आपके religious laws आपके कुरान एंड सुन्ना का जो एक आर्टिकल है, it dominates principle of natural justice. ये तमाम डिटरमिन करते हैं that we are basically a natural law theory. broadly भी हम हैं. Even वो states जो कि natural law theory में believe नहीं करते हैं, उनके यहाँ भी fundamental rights का concept का होना is the fact कि natural law matters. This is the case law CLC 850 Lahore. Natural justice, that part of the natural law which deals with the administration of justice. For example, not to be judged in his own case, opportunity to be heard. ये कुछ ऐसे principles हैं कि अगर कोई law आप इनकी violation में बनाएं तो the law would be invalid. And these principles are basically the principle of natural law. And human reasons, don't you think you cannot convict anyone without hearing him? You must give him the opportunity to be heard. फिर आप उस पर डिसीजन करेंगे. तो ये प्रिंसिपल हर लॉ में होना ज़रूरी है. अगर कहीं पे आप नहीं रखते हैं तो इट इज़ डायरेक्टली चैलेंजेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. होते भी हैं और फिर कोर्ट का डिसीजन मैटर कर रहा होता है. It played an important part in the development of international law. As I told you, Hugo Grotius says, desire of peaceful existence requires some intelligible rules. Following rules of conduct should be observed by ruler king as well. तो कहते हैं कि पीसफुल एग्जिस्टेंस बड़ा ज़रूरी है और इवन किंग और रूलर जो है उनको भी इन नेशनल लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए. कीपिंग प्रोमिसेस, एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ कोई वादा करे तो उसकी खिलाफी ना करे. रिस्पेक्टिंग अदर्स प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ अदर स्टेट. रेस्टोर गेन मेड एट अदर एक्सपेंस. इफ यू हैव गेन समथिंग, द ब्रिटिशर्स दे got a lot of gain from the Indian subcontinent. They must be paid back. Repair damages, अगर आपकी वजह से किसी का डैमेज हुआ है. ईरान के त्यारे, ईरान में वो आई थिंक एक ईस्ट यूरोपियन कंट्री के त्यारे को मार गिराया तो दे पेड डैमेजेस. यूएस में आपको जो जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट टू बी इन कंसोनेंट विद फंडामेंटल राइट्स. आई मीन एवरीवेयर फंडामेंटल राइट्स के कुछ केस लॉज हैं. फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द नेचुरल लॉ प्रिंसिपल. इंग्लैंड में लेजिस्लेटिव सुपरियॉरिटी बड़ी ऑब्वियस है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, बट स्टिल नेचुरल लॉ वहाँ पे भी रेलिवेंट है. ये पॉजिटिव लॉ थ्योरी जो है दैट बेसिकली इसने इट फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड एंड यूके, बट स्टिल वहाँ पे भी दी फंडामेंटल प्रिंसिपल नेचुरल लॉ जस्टिस के प्रिंसिपल दे आर स्टिल एविडेंट. फॉर एग्जांपल वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड एंड not to be judged in his own case, they are also very obvious. So this is some of the influences of natural law theory.
I think by now you have the idea of what the natural law theory is. It's basically natural law or certain higher norms which must be supreme from the positive law, human-made law made by the human beings. That's all from me regarding regarding natural law theory. नेक्स्ट क्लास में हम जो इसकी दूसरी नेचुरल लॉ थ्योरी की जो ओपोनेंट थ्योरी है, राइवल थ्योरी है, द पॉजिटिव लॉ थ्योरी, हम उसको डिस्कस करें. एनी क्वेश्चन और रिमार्क और कमेंट दे सकते हैं, फिर हम